हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग लॉ ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको जुडिशरी के एग्जाम को देखते हुए यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी और एपीओ तथा साथ ही एसजीएस एग्जाम को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ। प्लीज मेरी वीडियो लास्ट तक देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। क्या कह रहा है कि एक समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ए ऑप्शन है 43वां, 43वां, बी ऑप्शन है 44वां, सी ऑप्शन है 46वां और डी ऑप्शन है 47वां। तो आपको पता है कि बी वाला ऑप्शन सही है। 44वें संविधान संशोधन में समान सिविल संहिता जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में प्रावधान किया गया। दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। क्या कह रहा है कि संविधान की किस अनुच्छेद में जो अल्पसंख्यक है उनको अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार है। ए है अनुच्छेद 30A, बी है अनुच्छेद 30B, ए है अनुच्छेद 30 का जो है 1, दूसरा है अनुच्छेद 30(2), तीसरा है कि जो अनुच्छेद 29(1) और चौथा है कि अनुच्छेद 29(2). तो इसमें आपको पता है कि ए वाला ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यकों को अपने रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने के अतिलंघन से संबंधित है। क्या कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने के अतिलंघन से संबंधित है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 16, सी है कि अनुच्छेद 18 और डी है कि अनुच्छेद 23। तो आपको पता है डी वाला ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 23 में इसके संबंध में प्रावधान है। ठीक है। भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। क्या रहा है कि भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। कहाँ पे? ए ऑप्शन है प्रस्तावना, बी ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन है मूल अधिकार, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला जो है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जिसको कहते हैं, दूसरा समाजवादी और तीसरा और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन एक संरक्षण न्यायालय का गठन किया गया था, जिसे जो कहलाता है। क्या कह रहा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन एक संरक्षण न्यायालय का गठन किया गया था जो कहलाता है। तो ए ऑप्शन है कि प्रिवी काउंसिल, बी ऑप्शन है कि उच्चतम न्यायालय, सी ऑप्शन है उच्च न्यायालय और डी ऑप्शन है संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट। तो यही डी वाला ऑप्शन सही है, फेडरल कोर्ट का गठन किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ए ऑप्शन है कि 9 दिसंबर 1946 को, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को और डी ऑप्शन है कि 10 जनवरी 1948 को। मतलब ए ऑप्शन है कि 9 दिसंबर 1946 को, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को और डी ऑप्शन है 10 जनवरी 1948 को। तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा कि 9 दिसंबर 1946 को। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत में संप्रभु है। ए ऑप्शन है कि भारत का प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद जिसमें शीर्ष में प्रधानमंत्री है, डी ऑप्शन है कि हम भारत के लोग। तो आपको पता है कि जो प्रस्तावना है उसमें देखेंगे कि हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो डी वाला ऑप्शन सही है कि हम भारत के लोग भारत में संप्रभु है। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य है। क्या कह रहा है कि कौन मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य है। ए भागीदारी फर्म, बी भागीदारी कंपनी के अधीन स्थापित एक कंपनी, सी सहकारी सोसाइटी और डी
भारतीय जीवन बीमा निगम। तो आपको पता है डी वाला ऑप्शन सही है, भारतीय जीवन बीमा निगम राज्य के अंतर्गत आता है। आगे क्वेश्चन है कि संविधान के अधीन ग्रहण का सिद्धांत निम्न में से किसमें लागू होता है। क्या कह रहा है, संविधान के अधीन ग्रहण का सिद्धांत निम्न में से किसमें लागू होता है। ए कह रहा है कि संविधान की पूर्व विधियों में, बी कह रहा है संविधान के पश्चात की विधियों में किंतु उन्हीं से संबंधित जो नागरिक नहीं है, सी है संविधान के पश्चात की विधियों को किंतु उन्हीं से संबंधित जो नागरिक है, डी है कि सभी विधियों को चाहे वह पूर्व की हो पश्चात की हो। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा कि सभी विधियों को चाहे वह संविधान के पूर्व की हो या पश्चात को हो, ग्रहण का सिद्धांत लागू होता है। फिर आगे क्वेश्चन है लोक स्थान पर धूम्रपान करना संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन है। क्या कह रहा है, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना किस अनुच्छेद का उल्लंघन है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 20, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 21 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 25। तो आपको पता है सी वाला ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 21। फिर आगे क्वेश्चन है कौन सा वाद मृत्यु का अधिकार की संवैधानिकता से संबंधित है। क्या कह रहा है, कौन सा वाद मृत्यु के अधिकार की संवैधानिकता से संबंधित है। ए ऑप्शन है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, बी ऑप्शन है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, सी ऑप्शन है ए के गोपालन बनाम भारत संघ और डी ऑप्शन है खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो आपको पता है कि बी वाला ऑप्शन सही है, ये जो 1946 में आया था ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। इसके पहले पी रथी नाम का केस आया था 1994 में, जिसमें कहा गया कि मृत्यु का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है। तो ढेर सारी सुसाइड की घटनाएं बढ़ गई थी, जिसके 2 साल बाद ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का केस आया था 1996 में। तो कहा गया कि जो जीवन का अधिकार है इसमें मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुलिमित कीजिए और सूची में नीचे दिए गए की सहायता से उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है कि सूचियों को सुलिमित करना है। पहला कहता है कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन के संबंध में प्रावधान। दूसरा कहता है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता गरीबों को जो है। फिर आगे कह रहा है सामान्य सिविल संहिता और डी कह रहा है कि वन और वन्य जीवों की रक्षा और सुधार। तो आपको पता है सामान्य कार्य और सामान्य वेतन के संबंध में प्रावधान कहा गया है। आइए देखें, मिलाते हैं। तो सामान्य कार्य और सामान्य वेतन का संबंध में प्रावधान धारा 39 डी में दिया गया है, जो कि पहले वाले ऑप्शन में है। फिर दूसरा कहता है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता गरीबों को, यह 39 ए में दिया गया है। सामान्य सिविल संहिता के बारे में प्रावधान धारा 44 में दिया गया है। फिर वनों और वन्य जीवों की रक्षा और सुधार के संबंध में 48 ए में है, अर्थात 1, 2, 3, 4 सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। फिर आगे है कि भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निराकरण कौन करता है। कह रहा है कि भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव के विवाद का निराकरण कौन करता है। ए कह रहा है कि चुनाव आयोग, बी में है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी कह रहा है संसद और डी कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। तो आपको पता है कि जब हम देखते हैं अनुच्छेद 71 अर्थात अनुच्छेद 71, इसमें प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अगर कोई विवाद होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में, तो यह जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा देखा जाएगा। आगे क्वेश्चन है भारतीय संसद गठित होती है लोकसभा, राज्यसभा और ए ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा, सी में है मंत्री परिषद द्वारा और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जब आप देखेंगे 79 आर्टिकल 79 इसमें यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद का गठन किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए कह रहा है कि धन विधेयक क्यों लोकसभा में प्रस्तावित होता है, सही है। बी कहता है कि धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में प्रेषित किए जाने पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार नहीं करती, तो धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है, यह भी सही है।
सी वाला है कि धन विधेयक प्रमाणीकरण लोकसभा अध्यक्ष करता है, यह भी सही है। फिर डी ऑप्शन है कि धन विधेयक पारित होने पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है, यह गलत है। जब हम देखेंगे जो है 108 आर्टिकल 108 उसमें जो है जॉइंट जो है कमेटी संयुक्त अधिवेशन के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया कि धन विधेयक के संबंध में ऐसा प्रावधान नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि संविधान की पीठ के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यूनतम न्यायाधीशों को एक साथ बैठना होता है। क्या कह रहा है, संविधान की पीठ के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यूनतम कितने न्यायाधीशों को एक साथ बैठना होता है? ए है 3, बी है 5, सी है 7 और डी है 9। तो आपको पता है कि संवैधानिक पीठ के लिए 5 न्यायाधीशों की जरूरत होती है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही है। फिर क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में वरीयता दी जाती है। ए कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को, सी कह रहा है संघ के विधि मंत्री की राय को, सी कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की राय को, और डी कह रहा है कि प्रधानमंत्री की राय को। तो आपको पता है कि सी वाला ऑप्शन सही है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 4 न्यायाधीशों की राय को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में वरीयता दी जाती है। ये जो है एक केस के द्वारा आया था, इन रेफरेंस एडवोकेट्स के जो है अपार्टमेंट के संबंध में था, जो है इसी केस में इसमें जो है मान्यता मिली थी। फिर आगे केस है कि न्यायमूर्ति A.S. पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त भारत सरकार 2017 के बाद में किसके द्वारा निर्णय दिया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था 2017 का, बहुत बार पूछा गया है। ये राइट टू प्राइवेसी से संबंधित है। इसमें कितने न्यायाधीश के बारे में पूछा जा रहा है? ए कह रहा है 9 न्यायाधीशों की पीठ, दूसरा कह रहा है कि 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा, सी कह रहा है 11 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा, और डी कहता है कि 13 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा। तो इसमें 9 न्यायाधीश थे, जो है ए वाला ऑप्शन सही है। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत निर्णय द्वारा पारित किया गया कि आधार न केवल एक अनूठी पहचान प्रदान करता है बल्कि जीवन के एक गरिमा को भी प्रदान करता है? क्या कह रहा है, किस बात में कहा गया कि जो आधार है वह न सिर्फ एक अनूठी पहचान प्रदान करता है बल्कि जीवन को एक गरिमा भी प्रदान करता है? ए है न्यायमूर्ति A.S. पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत सरकार, बी है B.L. कपूर बनाम कर्नाटक राज्य, सी कह रहा है जोसेफ बनाम भारत संघ, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ए वाला ऑप्शन सही है, न्यायमूर्ति A.S. पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत सरकार। अभी मैंने बताया कि ये जो 2017 का केस है और ये जो है राइट टू प्राइवेसी से संबंधित है। फिर आगे क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह के संबंध में किसी व्यक्ति को सपिंड नातेदारी को किस पीढ़ी तक शामिल किया जाता है? ए ऑप्शन है पिता की ओर से 10 रेखा 5वीं पीढ़ी तक, माँ की ओर से 10 रेखा 3री पीढ़ी तक, सी कह रहा है कि ए और बी दोनों, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जब हम सपिंड नातेदारी देखते हैं तो इसमें जो है कहता है कि पिता की 5 पीढ़ियां और माँ की 3 पीढ़ियां, इसके संबंध में प्रावधान हिंदू मैरिज एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे सपिंड के बारे में प्रावधान किया गया है, और यह बताया गया है कि पिता की 5 पीढ़ियां और माता की 3 पीढ़ियां सपिंड के अंतर्गत आती हैं। आगे है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रसिद्ध नातेदारी की डिग्री को परिभाषित किया गया, जो क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध नातेदारी किस धारा में परिभाषित किया गया है? ए कह रहा है कि 3 ख, बी कह रहा है 3 ग, और सी कह रहा है 3 अंग, और डी कह रहा है 3 छ। तो आपको पता है 3 छ है, जी है, अर्थात 3 जी में जो है सपिंड नातेदारी प्रोहिबिटेड रिलेशन की डिग्री के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, और जो है सपिंड है 3F में, और प्रसिद्ध नातेदारी के संबंध में 2G में 3G में प्रावधान किया गया है। आगे कहता है कि निषिद्ध डिग्री और सपिंड नातेदारी होती है। क्या कह रहा है? निषिद्ध डिग्री और सपिंड नातेदारी होती है। ए कह रहा है साझा तौर पे विशिष्ट, बी कह रहा है परस्पर आश्रित,
सी कह रहा परस्पर अति व्यापित हो सकता है। डी कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी वाला सही है कि परस्पर अति व्यापित हो सकता। आपको पता है मैंने पहले भी बताया है जब हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ाया था कि जो सपिंड नातेदारी और प्रोहिबिटेड रिलेशन है इसमें शादी क्या होती है, शून्य होती है धारा 11 के अंतर्गत। और उसके लिए दंड का प्रावधान कहाँ है, तो हम देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 18 की उपधारा 2 में इसके संबंध में प्रावधान किया गया है कि दंड क्या होगा, तो कहता है 1 माह का कारावास और 1000 रुपया जुर्माना या दोनों हो सकेगा। और धारा हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 11 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर विवाह जो है धारा 5 की उपधारा 1 और 4, 5 अर्थात 1 में है कि 2 विवाह अगर करता है उसके लिए दंड का प्रावधान है, शून्य ऐसा विवाह शून्य माना जाता है। और 5 की उपधारा 4 और 5 में जो है निषिद्ध प्रसिद्ध नातेदारी में विवाह और सपिंड विवाह को भी शून्य घोषित किया गया है। फिर आगे है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा विवाह की आवश्यक शर्तों का प्रावधान करती है। अभी बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट की कौन सी धारा विवाह की जो है शर्तों के बारे में प्रावधान करती है। तो ए कहता है कि धारा 2, बी कह रहा है कि धारा 3, सी कह रहा है धारा 5 और डी कह रहा है धारा 4। तो आपको बताया कि धारा 5 में हिंदू विवाह की जो है 5 शर्तें बताई गई हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 में 5 शर्तें दी गई हैं जो वैध विवाह के लिए आवश्यक होती है। पहली कि जो पति और पत्नी का पहले से पूर्व में विवाहित पति पत्नी नहीं होना चाहिए। दूसरा यह कि पति पत्नी में से कोई भी विवाह के लिए सहमति देने के लिए अक्षम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सहमति देने के लिए सक्षम तो है, संतान उत्पन्न करने के लिए भी सक्षम होना चाहिए। तीसरा कहता है कि वर की उम्र 21 वर्ष और वधु की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। चौथा कहता है कि दोनों के अंतर्गत कोई प्रसिद्ध नातेदारी नहीं होनी चाहिए। अब प्रसिद्ध नातेदारी कहाँ डिफाइंड है, धारा 3 की जी में प्रसिद्ध नातेदारी को बताया गया है। अर्थात जैसे चाचा भतीजी, 2 भाइयों की संतान, 2 बहनों की संतान, चाची भतीजा, इसके बीच विवाह को रोका गया है। फिर कह रहा है कि 5 की उपधारा 5 में कहता है कि सपिंड नातेदारी में विवाह नहीं होना चाहिए। सपिंड नातेदारी कहाँ पर परिभाषित है, तो धारा 3 की यप में परिभाषित है कि पिता की 5 पीढ़ियों और माता की 3 पीढ़ियों में विवाह अगर होता है तो धारा 11 के अंतर्गत शून्य होगा और धारा 18 की उपधारा 2 के अंतर्गत दंडनीय होगा। आगे क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह होता है, एक संस्कार है, बी कहता है एक संविदा है, सी कहता है कि एक सामाजिक समारोह है, डी कहता है पति पत्नी के रूप में दोनों लोगों को मान्यता है। तो आपको पता है हिंदू विवाह क्या होता है, एक संस्कार होता है। और जो मुस्लिम विवाह है वो संविदा होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हिंदू विवाह को संस्कार माना गया है। इस तरह मैंने आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कराया। आगे और क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।